हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आपके सामने जो करंट अफेयर है दैट इज़ अबाउट द दिल्ली गवर्नमेंट इंक्रीजेज द मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर। आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी या बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं दैट दिल्ली गवर्नमेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस गवर्नमेंट ने इसको मिनिमम वेजेस को बढ़ाया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट कोड ऑन वेजेस रूल्स जो 2020 के हैं उसके अंदर एक कंसेप्ट है दैट इज अबाउट द फ्लोर वेज। तो हमें ना ये पता होना चाहिए, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है न्यूज़पेपर के अंदर आने वाली जो मैक्सिमम न्यूज़ हैं, अगर उनका करेक्टर पॉलिटिकल एक फैमिलियरिटी है या पॉलिटिकल पर्पस को सॉल्व करना है, देन वहाँ पर जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने सिर्फ उनको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लोर वेजेस का कंसेप्ट है, ये कोड ऑन वेज रूल 2020 के अंदर है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताती है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर कोई भी पर्सन जो लेबरर है तो एटलीस्ट कितने पैसे उसको देने होंगे, दैट इज नोन एज दी फ्लोर वेज। यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फ्लोर वेज से नीचे जाकर किसी को भी उसकी मेहनताना या मजदूरी नहीं देगी। इसका मतलब है दैट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेट में रहने वाले जो लेबरर्स हैं, कोई भी पर्सन है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, तो एटलीस्ट उसकी मिनिमम कितने वेजेस होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, जबकि फ्लोर वेज तय किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्लोर वेज इज अ बेस लाइन वेज बिलो विच मिनिमम वेजेस कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये याद रखना जरूरी है दैट फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डिसाइड करती हैं मिनिमम वेजेस, जो कि हमेशा फ्लोर वेजेस से ऊपर होने चाहिए। द वेज कोड परमिट्स द फिक्सेशन ऑफ द डिफरेंट फ्लोर लेवल वेजेस फॉर द डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। क्योंकि जोग्राफिकली इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, तो हिली एरियाज़ के अंदर जो फ्लोर वेजेस हैं वो अलग हो सकते हैं, जबकि जो प्लेन एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरिया हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, उन जगहों पर अलग अलग फ्लोर वेजेस हो सकते हैं। तो आपको अगर इसमें स्टडी करना चाहते हैं और तो आप इस बिल को थोड़ा पढ़ सकते हैं या इन रूल्स को, दैट इज़ द कोड ऑन वेजेस रूल्स 2020। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं दैट इज ही पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है दैट इज इट एम्स टू प्रोवाइड, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना है दैट जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उनका एक टारगेट रहता है कि बेनिफिशरी जो क्लास है उसको वो टारगेट करते हैं। जैसे डिफरेंट जो स्कीम्स आती हैं, कुछ स्कीम्स फार्मर्स के लिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं। तो उन स्कीम्स का पर्पस क्या है आपको फॉरमोस्ट ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, नाम ही सुनने से लग रहा है कि ये एक स्टडी से रिलेटेड है। तो इसका एम क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है दैट कोलेट्रल फ्री, यानी कि एक लोन देना है, गारंटर फ्री लोन टू द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं आगे पढ़ने के इच्छुक हैं उन स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड किया जाएगा और उसके लिए कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी स्टूडेंट को, ना ही कोई चीज़ एज अ प्लेज करनी पड़ेगी, कोई उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं कोलेट्रल फ्री। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, जो स्टूडेंट्स हैं ये हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। पहली बात ये याद रखनी है फिलहाल के लिए कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस जिनकी रैंकिंग 100 टॉप 100 के अंदर आती है, और टॉप 100 किसकी रैंकिंग है, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि NIRF की जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग में जो टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ये लोन जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ जो यहाँ पर जिन कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग NIRF के अंतर्गत 101 to 200 तक है, उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट से हैं एंड द ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट अर्न जो गवर्नड इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके लिए ये स्कीम यहाँ पर लागू की गई है। तो आपको फिलहाल ये याद रखना है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का जो टारगेट है दैट इज टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री गारंटर फ्री लोन टू द स्टूडेंट्स, और ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्स के अंदर आमतौर पे पूछ लिया जाता है कि क्या ये सभी स्टूडेंट्स के लिए 7th 8th 9th 10th सभी के लिए अवेलेबल है, तो आपने कहना नहीं, ये सिर्फ जो है हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए अवेलेबल है। देन आफ्टर हम इसके बाद आगे देख रहे हैं दैट इज जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी। तो जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी के बारे में यहाँ जानिए दैट रिसेंटली जो तमिलनाडु है वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर स्टालिन ने अनाउंस किया है कि वो एक हाई लेवल कमेटी बनाने वाले हैं जो कि रिव्यू करेगी सेंटर स्टेट रिलेशंस को।
आपको ये याद रखना होगा जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ये इसी तरह से बनाए गए हैं, जैसे जो सेंटर है वो एक फादर फिगर है। जिस तरह से एक परिवार के अंदर जो फादर होते हैं उनका काम परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा लेकर चलने का है, उसी तरह से यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर का काम है वो अपने जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनको अपने साथ मिलाकर वो आगे बढ़े। तो एक रिलेशन यहाँ पे डेवलप होता है कि आखिरकार सेंटर की पावर्स क्या हैं, स्टेट्स की पावर्स क्या हैं। ऑल्दो ये सभी पावर्स को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, हमारे स्केड्यूल्स जो 7 स्केड्यूल है उसके अंदर भी यहाँ बताया गया है कि यूनियन लिस्ट में कौन सी यहाँ पर सब्जेक्ट्स रहेंगे, स्टेट के अलग हैं, और यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट के अंदर अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो इनकी क्लियर कट पावर डिवाइडेड है, लेकिन कई बार जो स्टेट्स हैं वो क्लेम करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, एजिटेट करते हैं सेंटर के अगेंस्ट के सेंटर ने उनकी कुछ पावर्स को या सेंटर ने अपनी पावर को कुछ एक्सेसिवली यूज किया है, जिससे कि स्टेट ऑटोनॉमी अफेक्ट होती है। तो इस रिलेशन में बहुत पहले भी कई कमेटीज बनाई जा चुकी हैं। अगर हम पॉलिटिक यानी कि इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स को अगर हम देखते हैं जहां पे सेंटर स्टेट रिलेशन आता है, तो वहां पर आपको राजमन्नार कमेटी भी देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन वगैरह, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म कमीशंस हैं उनके अंदर भी बताया गया है कि आखिरकार सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होने चाहिए। तो ये एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन का। तो अभी रिसेंटली जैसे मिस्टर जो स्टालिन है, सीएम है तमिलनाडु के, उन्होंने जस्टिस जो जोसेफ या कुरियन जोसेफ है उनकी कमेटी अभी फॉर्म की है, ताकि वो ये सजेस्ट कर सकें आखिरकार सेंटर और स्टेट्स की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी क्लियर कट डिमार्केशन कैसी होनी चाहिए। यहां पर ये एक और याद रखना है आपने, इस कमेटी का जो एम है, एंड दैट इज टू रीइंफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनका अपना एक क्या क्या अधिकार है, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड हाउ दे कैन क्लेम देम from the center without any without any kind of you can say confusion. This initiative echoes a similar effort made almost 50 years ago by the then Chief Minister C.N. Annadurai. आज से लगभग 50 साल पहले भी जो C.N. Annadurai थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसी तरह का एक स्टेप लिया था तमिलनाडु के अंदर। तो आपको सिर्फ याद रखना है दैट रिसेंटली जो कुरियन जोसेफ कमेटी है वो किस पर्पस के लिए बनाई गई है, और ये इंडिया लेवल के लिए नहीं बनाई गई है, तमिलनाडु ने अपने लेवल पर बनाई है। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं दैट इज IISR सूर्या, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। जो स्पाइसेस हैं, क्योंकि इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, और जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पर मैक्सिमम स्पाइसेस की जो कल्टीवेशन की जाती है। तो रिसेंटली अभी एक टर्मरिक वैरायटी को यहाँ पर नाम दिया गया है, दैट इज IISR सूर्या। ये क्वेश्चन हो सकता है दैट रिसेंटली IISR सूर्या वाज इन द न्यूज़, तो उसका पर्पस क्या है और ये चीज़ क्या है, तो आपने यहाँ बताना है दैट ये एक टर्मरिक है, और इस टर्मरिक का एक जो स्पेसिफिकेशन है दैट इज इसको इसीलिए डेवलप किया गया ताकि मसाला और पाउडरिंग इंडस्ट्री के लिए यूजफुल रहे। काफ़ी टाइम से जो होटल मैनेजमेंट है या होटलियर्स हैं या जो कलनरी जो यू कैन से शेफ्स हैं, उनकी डिमांड थी कि टर्मरिक कोई ऐसी अगर उनको अवेलेबल हो जाती है जिसका रंग यानी कि बहुत हल्का हो और उसका पाउडर बहुत अच्छा हो, तो उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है, और IISR सूर्या उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई। तो इसीलिए ये एक लाइट कलर टर्मरिक है, और इसके साथ ही साथ इसकी जो हमारी प्रोड्यूस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो इसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर 1 हेक्टेयर से देखें तो 41 टन के आसपास की यील्ड यहाँ पे मिल सकती है। तो आपने ये याद रखना है, इसमें IISR सूर्या टर्मरिक है, लाइट कलर्ड है, और ये इसका जो पाउडर जो इंडस्ट्री है या पाउडर फॉर्मेशन इसकी काफ़ी अच्छी होती है, और यील्ड भी इसकी ज़्यादा है। देन आफ्टर नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट द एक्सरसाइज दसलिक 2025। whenever there is a news about the such kind of exercises, whether those are related with the army, naval or air force या ट्राई सर्विसेज की कोई भी एक्सरसाइज होती है, देन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने याद रखना है दैट दसलिक का मतलब क्या होता है, दैट इज ए फ्रेंडशिप। उज़्बेकिस्तान यानी कि वहाँ की उज़्बेक लैंग्वेज के अंदर दसलिक का मतलब है फ्रेंडशिप, तो उसी के नाम पर इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है। यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं, जैसे क्या ये पहला एडिशन था, आपने याद रखना है। कई बार जो
गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पर उन जगहों पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दैट दिस वाज द सेकंड एडिशन, दिस वाज द 16th एडिशन, द फर्स्ट एडिशन, देन यू नीड टू रिमेंबर द 6th एडिशन और द एडिशन नंबर याद रखना होगा। देन आफ्टर ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी और ये हुई कहां पर है ये भी याद रखना है आपने, ये पुणे के अंदर हुई है। कई एक्सरसाइजेस के बारे में आपको एडिशन भी याद रखना है और उनका वेन्यू कहाँ था अब की बार वो भी याद रखना जरूरी है। और एक और चीज देखिए यहाँ पे अल्टरनेट होता है, ये एक वेन्यू जैसे अब की बार इंडिया में हुआ है पुणे के अंदर, नेक्स्ट टाइम ये उज्बेकिस्तान के अंदर होगा, तो अल्टरनेट ही चलता है वहां पर। इसका एक्सरसाइज का एम क्या है, दैट इज टू एनहांस द मिलिट्री कॉपरेशन। वो तो एक बट ऑब्वियस है, अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करना कि कैसे हम मिलिट्री कॉपरेशन कर सकते हैं और कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं, जो डिफरेंट टेरेंस के अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं उनको आप कैसे इजीली कंकर कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ पर्सनल फ्रॉम द बोथ द इंडियन आर्मी एंड द उज्बेकिस्तान आर्मी, तो दोनों ही कंट्रीज के यहाँ पे आर्मीज ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि 10 लीग के अंदर ये नेवी नहीं इन्वॉल्व थे, ना ही एयरफोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थी, सिर्फ यहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्व थी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देन आफ्टर अभी यूएनसीटीएडी की एक यहाँ रिपोर्ट आई है, दैट्स ए ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट 2025। जब भी कभी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं जो काफ़ी बड़ी, जो जैसे यूनाइटेड नेशन जैसे एजेंसीज हैं या उनकी कोई स्पेशलाइज एजेंसी ने रिपोर्ट यहाँ पेश की हो, तो ऐसी रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ आपको ये याद रखना है उस रिपोर्ट का नाम किसने, मतलब कौन सी एजेंसी जिसने इसको लॉन्च किया है। हो सकता है यहाँ पे अगर लिख दिया जाए या आपके पास ऑप्शन में आ सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है, लॉन्च किया है या इसको रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को, तो आपने बताना है कि ये यूएनसीटीएडी ने इसको रिलीज किया है रिपोर्ट को। और यहाँ पर अगर जैसे हम देख रहे हैं कि रिसेंट यहाँ बताया गया है कि इसमें फोरकास्ट किया गया है या पहले बता दिया गया है कि आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो 2.3% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पर अब हमारी जो एक आर्थिक विकास है उसकी गति में थोड़ा सा एक धीमापन देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जब भी इस तरह की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, चाहे कोई वेबसाइट से या किसी न्यूज़पेपर से, तो अगर वो इंडिया के रेफरेंस में कुछ बहुत स्पेसिफिक बताते हैं तो आपको चीज़ जाननी चाहिए। अदरवाइज आपको सिर्फ इतना पता हो कि उस रिपोर्ट का किसने दिया है, किसने तैयार किया है। इसी तरह से इंडिसेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक न्यूज़ और है, दैट इज़ अबाउट द इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ऑल्दो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये आपको क्यों पता होने चाहिए, या जब भी कभी आप न्यूज़ में ऐसे कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो आपको उनके बारे में क्या क्या जानना है वो आपको ये समझना है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने जैसे अभी इतने करोड़ रुपीस इसके लिए दिए हैं ताकि यहाँ हमें जानना है इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये दिबांग वैली के अंदर है। और दिबांग वैली कहाँ पर है, दैट इज इन दी अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो यहाँ दिबांग वैली में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे लिखा गया दिबांग वैली में है। तो यहाँ नेचुरली जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना लाजमी है। और यहाँ एक और चीज़ है, अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही फेमस ट्राइब है, दैट इज़ अ मिशमी ट्राइब। मिशमी ट्राइब इसके अंदर एक हेल्प करने वाली है, तो ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जहाँ पर इस दिबांग वैली के अंदर जिस जगह पर, जिस साइट पर इसको बनाया जा रहा है, वहाँ पर दिर और जो तांगोन रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये एडिशनली आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। लार्ज डैम, इनके जब भी देखिए कभी कोई डैम बनता है तो वहाँ पर 2-3 इश्यूज बहुत ही बड़े होते हैं। सबसे पहला इशू होता है कि उस जगह की बायोडाइवर्सिटी क्योंकि सबमर्ज हो जाती है, वो डूब जाती है। दूसरा इशू होता है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है। तो अगर उनको इफेक्टिवली किसी ऐसी जगह डिस्प्लेस करेंगे जिस जगह पर उनकी लाइवलीहुड बहुत अच्छे से हो सकती है, सस्टेनेबल हो सकती है, उन्हें किसी तरह का फियर ना हो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए आमतौर पर जब भी आपको भी डैम की कोई नया डैम बनाया जा रहा हो, वहाँ पर यही न्यूज़ आपको पढ़ने को मिलेगी कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनकी जॉब्स चली जाएंगे, उनके जो एक ट्रेडिशनल लैंड्स हैं, उनकी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं या उनकी ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सभी वहाँ पे सबमर्ज हो जाती हैं। तो हमें ये देखना होता है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए या वो ट्रेडिशनल एक हमारी कंजर्वेशन चाहिए, तो उस चीज़ को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत रहती है। तो आपके लिए ये एक क्वेश्चन हो सकता है दैट आपका इस पे विचार क्या है, आपको वो चीज़ को डेवलप करना चाहिए। देन आफ्टर एक न्यूज़ इससे रिलेटेड और है या सेपरेटली हम इसको देखें, दैट्स अ रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उनके बारे में भी क्या न्यूज़ थी।
देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर हमें उनका काउंट एग्जैक्ट पता होगा कि इंडिया के अंदर इस मंथ या कभी किसी भी मंथ का अगर हम एक डेटा देखेंगे कि कितने लोगों की यानी कितने लोगों का बर्थ हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई है, अगर ये डेटा हमें एग्जैक्ट पता होगा देन ओनली हम उस एक टारगेट एरियाज को हम और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। हमें पता होगा कि कितने लोगों की यानी कि इस मंथ डेथ हुई है, कितने बच्चों का जन्म हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रख के इंडिया की डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। उसी के लिए ये न्यूज़ यहाँ पर थी दैट जो बर्थ एंड डेथ की रिपोर्टिंग होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो इंश्योर करनी होगी इंडिया में अब 21 डेज के अंदर। दैट मीन्स अगर किसी सिटी में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, या किसी भी बच्चे ने अगर जन्म लिया है, किसी की डेथ हुई है, तो 21 डेज के अंदर ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि इस तरह की हैपनिंग हुई है। यहां पर आपको लिए जानने की ज़रूरत क्या है दैट जो आरजीआई है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इसका यहाँ एम क्या है कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हो। दैट मीन्स इंडिया में कोई भी अगर बर्थ हो रहा है, कोई डेथ हो रही है, तो उस हैपनिंग के लिए हमारे पास डेटा 100% होना चाहिए और ये एक्ट पता होना चाहिए आपको, ये एक्ट कब का है, दैट इज ऑफ द 1969 एक्ट। तो इसके अंदर ऑल्दो हमने ये एक प्लान किया था कि 2025 तक हम 100% हम इस डेटा को अचीव कर लेंगे, यानी कि 100% डेटा हमें पता होगा बर्थ और डेथ के बारे में, लेकिन ये हम अचीव नहीं कर पाए थे। ऑल्दो ये एक चीज़ और याद रखनी है, 2023 में एक अमेंडमेंट की गई थी इस एक्ट के अंदर टू द आरबीडी एक्ट, मेड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, ये 2023 की अमेंडमेंट में कहा गया था। साथ ही साथ क्योंकि बर्थ और डेथ का जो एक लेखा जोखा है वो कहाँ पर लिखा जाएगा, कहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, इसीलिए जो हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें रजिस्ट्रार की तरह डेजिग्नेट किया गया। ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि रजिस्ट्रार की डेजिग्नेशन किसको दी गई है, यहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको। अगर किसी सिटी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाले बर्थ और डेथ का डेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुँचाना होगा, यही इस एक्ट के अंदर यहाँ बताया गया था। तो आपने ये लाइन भी ज़रूर याद रखनी है। 2023 में ऑल्दो सेंट्रलाइज डिजिटल रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है, जिसका मतलब है सारा जितना डेटा होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में होगा, और जब भी कोई बर्थ हो या डेथ होगी तो उसमें एक सिंगल आप कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो यू नीड टू रिमेंबर द बर्थ एंड डेथ एक्ट कब का है, अमेंड कब हुआ है 2023 के अंदर, और रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोकल लेवल पे किसको दी गई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दी गई है। देन आफ्टर एक हमारे पास और यहाँ पे न्यूज़ है दैट इज दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिन्होंने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया है ताकि फ्यूचर में अगर कभी कोरोना जैसी और पैंडेमिक अगर आते हैं तो उस टाइम पर हमने एक दूसरे का साथ देना है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर पैंडेमिक्स को ध्यान में रख के हमें कैसे प्रिपेयर्ड रहना है उसके बारे में बताया गया है। इसमें ऑल्दो ये जो अग्रीमेंट हुआ है रिसेंट अभी WHO का, वो 3 साल की नेगोशिएशन के बाद जाकर हुआ है, आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो मई के अंदर, मई 2025 में होने वाली जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये जेनेवा के अंदर होगी स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर इसको और फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ये इसमें एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है दैट 75 ईयर्स हो गए हैं WHO की वर्किंग को, तो उसमें ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब इतने बड़े लेवल पर यहाँ पे ग्लोबल प्रिपेयर, जैसे हमने एक अग्रीमेंट किया हो, दैट इज ही इंटरनेशनल अग्रीमेंट किया है, ये सेकंड टाइम है। और पहली बार कौन सा अग्रीमेंट हुआ था, दैट इज अबाउट द फर्स्ट वाज अ टोबैको कंट्रोल ट्रीटी इन 2003। तो पहला हुआ था ऐसा इंटरनेशनल अग्रीमेंट बाय द WHO रिलेटेड टू द टोबैको कंट्रोल ट्रीटी 2003 में, और उसके बाद अब यहाँ पर हुआ है जो कि फ्यूचर में किसी भी पेंडेमिक की प्रिपेयर्डनेस के लिए किया गया है। सो गाइस, इस सेशन के लिए ये एनफ है। और आपको जैसे मैंने इसमें बताया, हमें जब भी कभी हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो उस टाइम पर हमें लगता है कि हर चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनेशंस को अगर ध्यान में रखा जाए, यूपीएससी हो, यूपीएससी के वेरियस एग्जाम्स हो, इसी तरह स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो, उन एग्जाम्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
आपको सिर्फ उन एरियाज में हिट करने की ज़रूरत है। और इस एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अगर आप लिखते चले जाएंगे, बहुत अपने एक नोट्स तैयार करते चले जाएंगे, तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप आप इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि हमारे लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको आप सेपरेटली वहाँ मेंशन कर लेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।